जय हिंद साथियों, मैं संजय भट्ट स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में। साथियों, आज एक बार पुनः मैं हाजिर हुआ हूं आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के, एकदम सटीक और एकदम सही जानकारी, वो भी और विस्तार पूर्वक, जो कि महत्वपूर्ण है एसएससी, एमटीएस, जीडी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, जिसमें आधुनिक भारत पूछा जाता है और एकदम विस्तार से एकदम सही जानकारी। ये मेरा आज चौथा वीडियो है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप जब भी मेरा वीडियो देखिएगा तो 720 पी पर करके देखिएगा। वो यूट्यूब में आप जाइएगा, दाहिने कोने पर 3 डॉट बना रहता है, वहाँ से आप पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, एकदम आपको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि हम 720 पी पर ही इसको शूट कर रहे हैं दोस्तों। तो और आप हमारा सहयोग करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों और सगे संबंधियों को ज़रूर बताइएगा हमारे इस चैनल के बारे में, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो ठीक है साथियों, हम आपको लिए चलते हैं उस फॉर्मेट में जहां से हमें वीडियो शुरू करना है और एक एक चीज़ें आपको एकदम विस्तार से बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है आधुनिक भारत के इतिहास का पहला क्वेश्चन है और पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन मतलब जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी, यानी कि अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनिश, डच, ये सारे लोग आए थे। और कब आए थे, कैसे आए थे, सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था, किस लिए आए थे, तो उसी क्रम में आपको हम बताने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो पुर्तगाल के राजघराने से संबंधित था, वहां की सहायता से ही ये भारत की यात्रा पर आया था। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी में और एक नाविक था, ये भारत की खोज के लिए ही आया था, समुद्री रास्ते की खोज के लिए। दूसरा क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कब आया, कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में जो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा फ्रांसीसी नाविक था और फ्रांसीसी यात्री था जो भारत आया था वायसराय बन करके। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत कौन किया था। तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था वहाँ के जो राजा थे जमोरिन वहाँ के उस समय राजा थे, और ये वास्को डी गामा का बहुत भव्य स्वागत किए थे। वास्को डी गामा को ऐसा लगा था कि ये मेरा मतलब इतना बड़ा स्वागत उसका किया गया था जमोरिन के द्वारा कि उसको बिलीव नहीं, यानी कि विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा स्वागत हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए, तो वास्को डी गामा समुद्री यात्री और देश। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था और तस्मान हॉलैंड का निवासी था। कोलंबस वही जिसने अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। और आप जानते हैं कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की वंदेल, चिनसुरा, हुंगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो हुगली में स्थापित की गई थी। अगला है पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। पांडिचेरी आज भी आप जानते हैं कि पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित राज्य है। वहाँ
कि वहाँ जिसका कब्जा था या अधिकार था वो पुर्तगालियों का अधिकार था। बाद में ये भारत आज़ाद होने के बाद ही पुर्तगाली लोगों को वहाँ से खाली कराया गया था या पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था उस समय पांडिचेरी आज़ाद नहीं हुआ था, उसको बाद में पुर्तगालियों से खाली कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में सामुद्रिक लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था तो पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जाप चारनाक। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन। तो यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में सही कथन जो है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम भी कह सकते हैं आप, में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे तो वो लोग थे डच। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन है, बताया गया है सही कथन कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। जो आधुनिक कोचीन है या कोच्चि कह सकते हैं, वहाँ पोर्ट विलियम का निर्माण कराया था डचों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। यानी यहाँ के लोग जब अंग्रेज लोग भारत आए तो वो देखे कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी है। छोटे छोटे टुकड़ों या कस्बों में हमारा देश छोटे छोटे राजा महाराजाओं के उसमें बंटा हुआ था, तो उसी का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज यहाँ राज करके गए थे लगभग 250 सालों तक। दूसरा कारण क्या था कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, और जो अंग्रेजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। अगला जो है, भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, और जो भारतीय सैनिक होते थे उसमें राष्ट्रीयता की झलक नहीं दिखाई पड़ती थी तथा जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता। और भारतीय वाकई में भारतीय लालची भी होते हैं, अगर पैसा मिले तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो पैसे की वजह से उस समय अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी सरकार ने अपने भारतीयों को सैनिक बनाने के लिए अच्छे वेतन दे करके किसी दूसरे के साथ, अगर ये किसी राजा के यहाँ काम करते थे तो वहाँ से ये लोग चले आते थे केवल अच्छे वेतन के लालच में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था तो लीबेंट कंपनी को। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पहला अधिकार पत्र किस कंपनी को प्राप्त हुआ था, तो लीबेंट नाम की एक कंपनी थी जिसे अधिकार पत्र मिला था व्यापार करने के लिए भारत में। और वाकई में अंग्रेज व्यापार करने ही भारत आए थे, लेकिन जब यहाँ देखे कि यहाँ स्थिति अच्छी है, राज करने लायक है, तो यहाँ ये एक नीति अपनाई गई थी बाद में अंग्रेजों के द्वारा, फूट डालो और राज करो की। उसी के आधार पर ये भारत में लगभग 250 सालों तक राज किए। उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ये बहुत बार पूछा गया है, कई बार यूपी SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय भारत का राजा कौन था? तो उस समय यहाँ का जो बादशाह था वो अकबर महान था, अकबर यहाँ का राजा था। इसके बाद इसका लड़का जहांगीर शासन हुआ, और जहांगीर के शासनकाल में ही 3 अंग्रेजी यात्री आए थे, उनको अनुमति दी गई थी जहांगीर के द्वारा, वो अभी आगे हम आपको बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो वह मुगल बादशाह था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ही सर टॉमस रो और जैसे कई अंग्रेजी विद्वान आए थे, अंग्रेजी यात्री आए थे जो जहांगीर से अनुमति लेकर के यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सन 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो उसका आंसर है सूरत में।
अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्लोली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट नाम था उसका। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से किराए पर लिया था। और किराए पर क्या, ये मतलब अंग्रेजी राजकुमार से पुर्तगालियों ने अपनी लड़की की शादी की थी, तो अब बम्बई को इन्होंने उस राजकुमार जिसके साथ इनकी शादी की गई थी, वो मुंबई को दान में दे दिया गया था। फिर वो राजकुमार ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिए थे मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो वो सर जॉन चाइल्ड था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला सूची 1 से सूची 2, तो ये एकदम सही सुमेलित है, इसमें कुछ मिलाने के लिए है नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ ये तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार के बाद ये समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वो डुप्ले था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया, तो सूरत में। अब हम आपको बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शिद कुली खान था। जो मुगल सम्राटों के द्वारा नियुक्त किया गया था वो था मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो वो था प्लासी का युद्ध। 1764 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक स्थापना हुई। इससे पहले तो एक औपचारिक स्थापना हुई थी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की वास्तविक स्थापना हुई। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में, तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो वो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसा कहा गया कि वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा उसे दी गई थी, रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। मतलब आज की दृष्टि से देखा जाए कि प्लासी का युद्ध जहाँ हुआ था वो स्थान आज पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1757 ईस्वी में। सॉरी, हमने आपको पहले बता दिया था कि 1764 में, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, तो वो मीर कासिम था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो बक्सर का युद्ध था। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मीर जाफर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर युद्ध से। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी, तो मुगल सम्राट ने। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को
शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव को। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी या प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे तो वो खासी जनजाति थे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाड़ीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सही क्रम है। 18वीं शताब्दी या 18वीं शतक में लड़े गए युद्धों का सही वर्णन है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाड़ीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये मिलाने के लिए आता है या कालानुक्रम मिलाने के लिए आता है ये क्वेश्चन। वाड़ीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन इधर और था यूरोपीय कंपनियों के आगमन में। तो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी तो वो डुप्ले था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कलवर्ट को। बंगाल में डचों का स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेजी आए, फिर फ्रांसीसी आए। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलन का। तो पांडिचेरी पे अधिकार था फ्रेंचों का, गोवा पे अधिकार था पुर्तगालियों का, ट्रावनकोर पे अधिकार था डेनिश यानी डेन का और मद्रास पे अधिकार था डच का। अगला क्वेश्चन है यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए तो फ्रांसीसी आए थे सबसे अंत में। आगे है ये भी सही सुमेलन वाला ही है। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। वाड़ीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। चिलियावाला का युद्ध हुआ था डलहौजी के विरुद्ध, डलहौजी और सिखों के बीच। और खुर्दा का युद्ध हुआ था निजाम और मराठों के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया मराठों के द्वारा। भारत में सर्वाधिक विरोध हुआ अंग्रेजों का मराठों के द्वारा। आगे है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर में तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था? तो महाराजा रणजीत सिंह की एक युद्ध में एक आंख चली गई थी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा था राजा दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए थे में से सही कथन। तो 23 अक्टूबर 1893 उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये जितने कथन इसमें दिए हैं उन सारे कथनों में ये सही कथन है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। तो सन हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल।
अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में किसकी विजय हुई थी? तो हैदर अली की विजय हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली जीता था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, तो वो सर आयरकोट थे। सर आयरकोट से हैदर अली हार गया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, तो वो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ? पोलीवुलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किसके साथ? तो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। सही सुमेलन है नीचे दिया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत की विजय हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर अनिर्णायक था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया था और वो अपना भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है बेगम समर ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो सरधना में। सही कथन। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई का खाने स्थापित किए थे। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था। सही कथन। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए भी मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। आगे है गवर्नर जनरल वायसराय। तो इसमें सही कथन है कि जन प्रकाशन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध के क्षेत्र में जोड़े। आगे है क्वेश्चन फॉर्मेट में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तो वहाँ का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। द्वैध शासन प्रणाली वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में समाप्त कर दी थी। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वह भी वारेन हेस्टिंग था। ये ब्रिटिश संसद में इसके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। इसकी शिकायत ब्रिटिश संसद में की गई थी, इसलिए इसके खिलाफ वहाँ महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। साथियों हम आपको यहाँ तो आपको मतलब वन लाइनर फॉर्मेट में बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास गवर्नर जनरल और वायसराय का एकदम विस्तृत नोट है। किसी दिन वो पूरा पार्ट हम लेकर के आपको एकदम कॉन्सेप्ट बेस पर एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल आज तो हम आपको वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, इसको आप पढ़िए, फिर आगे किसी दिन उसको भी हम लेकर के आएंगे पूरा फुल वीडियो। कम से कम वो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा। अगला क्वेश्चन है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की पर संविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेंटेंडेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, जिसका नाम आज IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसी का आज नाम है। तो ये शुरू करने का श्रेय जाता है कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 1802 ईस्वी में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के मध्य वसीन की संधि हुई थी, उसी पर इन दोनों लोग अंग्रेजों तथा बाजीराव सेकंड का हस्ताक्षर है। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव सेकंड या पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड बेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने पहली बार देशी रियासतों में इसको लागू किया था सहायक संधि को, हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम है सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। ये सही काल क्रम है जिसके आधार पर सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया में सहायक संधि लागू की गई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि नोट ये भी मैं आपको बता दूं, यदि प्रश्न में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने के वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद ही होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इंदौर के होलकर राज्य में इन सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था। वहाँ के जो राजा थे, इंदौर के जो होलकर राज्य के राजा थे, उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। तो लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि का जन्मदाता भी माना जाता है, इसी ने सहायक संधि शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो राजपूत राज्य होते थे उसमें अंग्रेजी सत्ता को स्थापित किया जाए। अगला क्वेश्चन है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के शासन के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, तो वो लॉर्ड बेलेजली था। इसकी बहुत प्रशंसा की गई थी ब्रिटिश संसद में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में, तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। सही हेक्टर मुन्नो बक्सर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसी के समय इन लोगों के समय ये युद्ध लड़े गए थे या ये घटनाएं घटी थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुंडो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 1827 तक। सर टॉमस मुंडो मद्रास के गवर्नर रहे थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर से संबंध रखता था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमन का। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। 1789 में दासों का निर्यात रोक दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ क्यों हुआ था या किस कारण हुआ था? तो कुप्रशासन को आधार बना करके अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया था। अगला है सही सुमेलन वाला, तो 1849 पंजाब का विलय अवध राज्य में, 1848 सतारा का विलय अंग्रेजी राज्य में,
1856 अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में, 1855 करौली का विलय अंग्रेजी राज्य में। ये सारे अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए थे। 1849 में पंजाब, 1848 में सतारा, 1856 में अवध, 1855 में करौली को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया था। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी तो वो डलहौजी था। विलय की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है। तो सबसे पहले अंग्रेजी राज्य में मिलाने का क्रम है। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को। वही झांसी जहाँ से रानी झांसी लड़ाई लड़ी थी, इसी के खिलाफ, मतलब कि व्यापगत सिद्धांत या हड़प नीति के आधार पर झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। क्योंकि अंग्रेज़ों का मानना था, जो झांसी की रानी के पास उनका जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था इनके पति का। अंग्रेज़ों का मानना था कि दत्तक पुत्र उस राज्य का राजा नहीं हो सकता। इसी आधार पर उससे झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उसी के विरोध में रानी झांसी युद्ध लड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुई तो लॉर्ड एलन बैरो के समय सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो जेम्स आउट्रम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई वह था लॉर्ड डलहौजी के समय ठाणे से बम्बई के बीच में 1853 में चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ तो बम्बई और ठाणे के बीच में रेलवे लाइन कब चलाई गई? तो 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की तो उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे तो लॉर्ड डलहौजी, यानी PWD जिसके नाम से जिसे आप जानते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया तो लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत का प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया 1858 में सामग्री की घोषणा, रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र सुनाया गया था उसी में कहा गया था कि गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया तो लॉर्ड एलन बैरो के समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आगे है सही सुमेलन का, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त इसने शुरू की थी, परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहा जाता है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि शुरू किया था इसने। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति इसने लागू किया था और इसी हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत के आधार पर भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह इसके समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन्हीं के समय में 1829 में 17वां रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में और पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। आगे है सही सुमेलन का ही है, ये भी सही सुमेलन का है। सर जॉन शोर निष्क्रियता से संबंधित है। लॉर्ड एलन बैरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे भी अगला भी क्वेश्चन सही सुमेलन का है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण,
इन्हीं के समय अवध का विलय अंग्रेजी शासन में हुआ था। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय 1885 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था इनके समय में। लॉर्ड लिटन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था इनके समय में। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था, तो जॉन लॉरेंस था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी जब वो वहाँ भ्रमण पर थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, तो लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक था। ये दोनों लोग सर्वाधिक वायसराय रहे हैं भारत में। भारत में स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, तो लॉर्ड लिपन के समय में अस्थाई बंदोबस्त आया था। स्थानीय सरकार का जनक इसे कहा जाता है लॉर्ड लिपन को। भारत में स्थानीय सरकार का, स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड लिपन को। अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था, तो इल्बर्ट बिल यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यता को हटाने से संबंधित था। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया था लॉर्ड लिपन के शासनकाल में हुआ था ये। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड लिपन को माना जाता है। सही सुमेलन है अगला क्वेश्चन। कलाई, बंगाल में दोहरा शासन इसी के समय लागू हुआ था। बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा का प्रणेता माना जाता है भारत में इसे। चार्ल्स मेटकाफ, प्रेस का मुक्तिदाता या प्रेस से प्रतिबंध हटाना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। इसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत हो गया था इन्हीं के समय में। लॉर्ड निपन, स्वायत्त शासन, स्थानीय शासन इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। लॉर्ड कंचन, बंगाल का विभाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। बंगाल विभाजन 1905 से लेकर के 1907 तक ये सब चला था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, इन्हीं के समय में हुआ था। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। जी.के. गोखले ने कहा था कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेज से की जाती है। ये भी बहुत क्रूर वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी हो कह लीजिए, औरंगजेब की तरह बहुत क्रूर था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है, तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन, ये इनका सही क्रम है। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये अपनाया गया था कि देसी रियासतों में फूट डालो और राज करो। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो लॉर्ड मिंटो थे वो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो लॉर्ड रीडिंग। सही सुमेलन है कि पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय आया था। ड्राकिन ऑफ लेफ्स डलहौजी, वही व्यापक सिद्धांत या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल रिपन के शासनकाल में। ठगी का दमन विलियम बेंटिक के शासनकाल में। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, 1911 तक कलकत्ता थी, उससे बाद 1911 में स्थानांतरित कर दी गई जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे उसी समय कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। और 1912 से
आज तक दिल्ली ही भारत की राजधानी है, अब तो नई दिल्ली है। अगला सही सुमेलन है चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, डलहौजी के शासनकाल, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय में, सामाजिक सुधार बेंटिंग के समय में। आगे भी सही सुमेलन का ही है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अल और पहला मार्क्सिस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, तो जेम्स एंड्रूज ब्राउन, रैमजे डलहौजी का अल और मार्क्सिस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, तो गिलबर्ट जॉन, इलियट मरे, किन्निन मांड, मिंटो अल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन, अर्किवाल्ड, पार्सिवल, बेबल, बाइकाउंट और अल बेबल। तो ठीक है दोस्तों, यही हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आगे हम अगला वीडियो लाएंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो हम फिर एक बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग देखिए, लेकिन देखने के साथ साथ आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हाँ, और एक चीज़ और आपको आप बता दें कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तो वहाँ एक बेल यानी घंटी की आकृति दिखाई देगी, उस घंटी पे भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।